हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग यार। लिब्रस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि कहा जा रहा है कि सीबीएस के एग्ज़ाम के अब काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं और इस काउंटडाउन में हम भी अपने काउंटडाउन की तरफ आगे ही बढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का ये लास्ट यानी कि दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों से वादा था, आप सभी लोग बेहतर करेंगे, इसका विश्वास है। आज के डेट में मैं आपका कमेंट नहीं लूँगा और कोशिश ये रहे, आपके जो भी कमेंट होंगे आप कमेंट करते रहेंगे तो वाजिब जवाब दिया जाएगा। तो फिर चलते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू चलते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं पार्ट 2 के बेसिस पे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आप हमारा सहयोग करेंगे और हम आपकी दिशा के लिए एक बेहतरीन प्रयास करते चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या। तो व्यक्तित्व निर्माण में क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण, यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता शारीरिक गठन से संबंधित होता है, जबकि वातावरण शारीरिक संरचनाओं को बेहतरीन का एक मौका देता है। ठीक वही संबंध है जैसे बीज बीज और खेत का, कि खेत का एटमॉस्फियर और बीज उसमें, यही आनुवंशिकता और वातावरण का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर है? समय बिल्कुल नहीं लूंगा मैं आपका और एक एक क्वेश्चन पे मैं आज बढ़ता चलूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज का। समय मैं बिल्कुल नहीं लूंगा आपका, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, दत्त कार्य असाइनमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे दत्त कार्य की चर्चा की गई है, तो किसकी बात की जा रही है? असाइनमेंट की बात की जा रही है। ठीक, असाइनमेंट, दत्त कार्य। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा इसके लिए। दत्त कार्य क्या है, असाइनमेंट क्या है? कि जब शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को लेकर बालकों को स्वयं करके अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, तो उसी चीज को दत्त कार्य के रूप में हम शामिल करते हैं। दत्त कार्य की इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या इसमें कौन सा कथन सही है, सिर्फ इसी की बात करेंगे। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता होती नहीं। गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कि गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है? नहीं, दत्त कार्य के द्वारा आकलन या मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का, तो ये दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका नहीं माना जाएगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दैट्स अ राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को सूचना की खोज करने, अपना विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है? दत्त कार्य। कि जैसे किसी चीज के लिए असाइनमेंट दे दिया और उस असाइनमेंट को लेके हम क्या करते हैं कि दत्त कार्य से संबंधित तथ्यों का एक एक उसका उपयोग करते हैं, उसकी उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं, बच्चों को खोजने का अवसर देते हैं और बच्चे खोज कर और उसके बारे में बताते हैं। तो यही क्या है? दत्त कार्य का कार्य है। ठीक है, दत्त कार्य अभिभावक भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जाता है। नहीं, ये कुछ नहीं है कि दत्त कार्य में बालक स्वयं की क्षमता का विकास करता है, न कि किसी के सहयोग से अपनी क्षमता का विकास करे, तो फिर उसका विकास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आज के वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए। वैश्वीकरण, एक ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है कि आज के वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए। क्या महत्व होगा इसका? शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत एकीकरण पर, भावनात्मक एकीकरण पर, राष्ट्रीय एकीकरण पे या अंतरराष्ट्रीय एकीकरण पे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या होगा? जब बात क्लियर क्लियर सी है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वैश्वीकरण के युग में वैश्वीकरण की बात की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है, तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। जैसे भारत में इस समय G20 का आयोजन हो रहा है, भारत एक विश्व प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्व नेता कह के भी बुलाया जा रहा है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। इसी रूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए
एक नई शिक्षा नीति लाई गई जिसमें ईसीसीई का कॉन्सेप्ट रखा गया, जो थाईलैंड से प्रारंभ हुआ, और उस सारी चीजों को क्या कर दिया गया कि शिक्षा का एक वैश्वीकरण मापन तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है वही क्या है, शिक्षा का वैश्वीकरण से संबंधित है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी विकास को प्रभावित करने में? अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा या भौतिक विश्व के साथ अनुभव? भौतिक विश्व के साथ छोड़ दीजिए, सिर्फ इस शब्द को लिखिए, अनुभव। तो किसकी बात वो कहता है? पियाजे हमेशा अपने सिद्धांत में एक चीज को महत्वपूर्ण मानता है, और वह महत्वपूर्ण क्या है कि बालकों में होने वाली परिपक्वता, यानी कि स्टेप वाइज निर्माण। जैसे जैसे बालकों का अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके संज्ञान का स्तर भी बढ़ता जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, वह ना ही अनुकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना ही पुनर्बलन को, ना ही भाषा को। वह कहते हैं कि बालकों में भाषा का विकास होगा तो कैसे होगा? जैसे जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे वैसे उसके चिंतन और भाषा का विकास होता जाएगा। यही प्रभाव होता है, इसी प्रभाव को बच्चे आपस में सम्मिलित करते हैं। जैसे जैसे बालकों के अनुभव का, परिपक्वता का विकास होगा वैसे वैसे बालकों के संज्ञान का स्तर भी बढ़ता जाएगा, उनका विकास भी होता जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थियों, अधिगमकर्ता, लर्नर की बात करिए। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए, ठीक है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में लर्नर को चाहिए। क्या चाहिए लर्नर को, इसकी बात करते हैं कि क्या चाहिए लर्नर को। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना? नहीं, याद करने नहीं, समझने की बात की जाती है ना हमेशा नई शिक्षा नीति में। आप एनसीएफ 2022 के अंतर्गत बात करेंगे तो किसकी बात की जा रही है? अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की बात की जा रही है। कलन विधि, एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना? बिल्कुल नहीं, कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग नहीं करना, आवश्यकता अनुसार एल्गोरिदम का प्रयोग करना चाहिए। स्टेप वाइज लर्निंग का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए कलन विधि का। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। सिर्फ एक पद्धति को रख के हम किसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। शिक्षक जब पढ़ाता है तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण से विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण, जैसी आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए। तो सिर्फ निगमनात्मक आधार पर बच्चों को समझाने की बात जो होगी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो इसको भी हम डिनाई करते हैं। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, दैट्स अ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि किसकी बात की जा रही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि बालकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था उनकी बेहतर की जाए, उनको समझने का अवसर दिया जाए। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी तरफ प्रवृत्त होगा? किसकी तरफ प्रवृत्त होगा? ध्यान दीजिएगा इसमें। कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर कोई व्यक्ति, पूर्व परंपरागत स्तर पर कोई व्यक्ति ये नंबरिंग गड़बड़ हुआ है, 5 ये 6 है, ठीक है, ये 6 नंबर है, ध्यान रखिएगा 6 नंबर है। कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी तरफ प्रवृत्त होगा? कोई नैतिक निर्णय लेने की बात की जा रही है। किस प्रकार की बात की जा रही है? नैतिक निर्णय लेने की बात की जा रही है। तो नैतिक निर्णय लेते समय बालकों में कौन सी प्रवृत्ति विकसित होगी? नैतिक निर्णय लेते समय पूर्व परंपरागत स्तर पर। और पूर्व परंपरागत स्तर पर क्या जरूरी होता है? दंड और पुरस्कार, अंतर्निहित संभावित दंड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी की? पूर्व परंपरागत स्तर पे 2 स्तरों की बात करते हैं ना वो, तो सिर्फ एक है,
दंड एवं आज्ञा पालन, तो अंतर्निहित संभावित दंड लेते समय ही कोई व्यक्ति या कोई बालक उससे प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर है, कितने स्तर और कितनी अवस्थाएं हैं? तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। कौन कौन से? एक स्तर है जिसे हम कहते हैं पूर्व परंपरागत, दूसरा स्तर है जिसे हम कहते हैं परंपरागत, और तीसरा स्तर है जिसे हम कहते हैं उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत। और यही क्या है? 3 स्तर है। यही 3 स्तर है। तो कितने स्तर हो जाएंगे? 3 स्तर हो जाएंगे। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, प्रत्येक अवस्था की दो, प्रत्येक स्तर पे 2-2 अवस्थाएं, तो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कई बार पूछा गया है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा में अर्थ की छोटी इकाई की हम बात करें तो सबसे पहले क्या है? स्वनिम। फिर उसके बाद क्या है? रूपिम। ठीक। फिर इसके बाद क्या है? शब्द। फिर इसके बाद क्या है? वाक्य। और फिर वाक्य का प्रयोग। इस तरीके से क्रम बनता है। स्वनिम किसे कहेंगे? स्वनिम क्या है? यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। रूपिम क्या है? यह अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिएगा। अर्थ की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, जिसमें बच्चे कहते हैं ना आई वो, ऐसे बच्चे बोलते हैं। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब रूपिम की बात आती है तो यह अर्थ की सबसे छोटी इकाई, जैसे बुआ, पापा, मामा, बाबा, ऐसे शब्दों का बच्चे उपयोग करते हैं, उसे रूपिम कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? रूपिम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है सिवाय किसका? आकलन। सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, बात क्लियर क्लियर सी है। सीखना है, उसके पूर्व क्या करना है? आकलन। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है सिवाय किसका? विद्यार्थियों की त्रुटि का, विद्यार्थियों की अधिगम शैली का, विद्यार्थियों की क्षमताओं का, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। आंसर क्या होगा? फटाक से बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का तुरंत आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होंगी तो वो क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन हो जाएगा। विद्यार्थियों की क्षमताएं, ठीक है, सीखने में आकलन हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, सीखने के द्वारा आकलन हो जाएगा। और विद्यार्थियों की त्रुटियां, त्रुटियां होंगी तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आकलन किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर ए हो जाएगा। इन चारों में चारों क्वेश्चन है। देखिए यह क्या हो जाएगा? के लिए, ठीक है, यह क्या हो जाएगा? के द्वारा। यह क्या हो जाएगा? सीखने में। और यह क्या हो जाएगा? सीखने का। और यही आकलन की विधि होगी आपकी। ठीक है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे जहां त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, इन कमियों को दूर करने के लिए जिस प्रकार का आकलन किया जा रहा है वो विद्यार्थियों के सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलिए बहुत सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रचनात्मक शिक्षार्थी को संदर्भित करता है जो, एक रचनात्मक क्रिएटिव स्टूडेंट को संदर्भित करता है, उसके बारे में बता रहा है, जो है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है, अत्यधिक बुद्धिमान है, परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है, पार्श्व सोच और समस्याओं को हल करने में, ठीक है, पार्श्व सोच और समस्याओं को हल करने में अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि ऐसे बालक जो क्रिएटिव है क्या कर रहे हैं? यह जिनकी सोच और समझ बेहतर है उसी को तो क्रिएटिव कहा जाएगा ना। जो अपसारी प्रकार का चिंतन कर रहा हो, एक समस्याओं को, एक ही समस्या के भिन्न भिन्न प्रकार के समाधान निकाल रहा हो, वही सृजनात्मक हो जाएगा। जैसे एक हम बात करें 3 इडियट,
थ्री इडियट में एक मिलीमीटर होता है और मिलीमीटर आता है, तो उससे राजू पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वो कहता है स्कूल जाने के लिए फीस तुम्हारा बाप देगा। वो मारने जाता है तो रेंचो उसे पकड़ लेता है और रेंचो कहता है कि स्कूल जाने के लिए फीस नहीं, यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। तो यूनिफॉर्म की जरूरत, राजू पूछता है अगर पकड़े गए तो? कहा यूनिफॉर्म चेंज स्कूल चेंज। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही रचनात्मक सोच है। ठीक, जैसे कि कोई बात नहीं, कोई लड़का गया, वैलेंटाइन वीक चल रहा था, कोई गया किसी के पास, लड़का या लड़की कोई भी किसी के पास गया, प्रपोज किया और उसने डिनाई कर दिया, डिनाई कर दिया। अब इसमें मेरे टीचर, एक मेरे गुरुजी हैं, वो हमेशा एक बात, एक कहानी, एक कहानी, एक मुक्तक हम लोग को सुनाते थे कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि चलो भाई दूसरे दिन मिले, क्या हेलो क्या हाल चाल है, कौन आप कौन है, मैं तो आपको जानता ही नहीं। सिंपल सी एक बात है कि हर चीज में वो रचनात्मक होते हैं। चलो भाई चलो, डिप्रेशन वगैरह चीजें इनके लिए छोटी बात हो जाती है। तो ऐसे बालक जो होते हैं जो हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, उनकी सोच, उनकी चिंतन, उनकी क्रिएटिविटी हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट? एक शिक्षक द्वारा इस प्रकार का एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजना दे सकता है जिससे बालक नौसिखिया बन सकता है। एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजना दे सकता है कि जिससे बालक नौसिखिया बन सकता है। कैसा? गुणी, सामाजिक, दिलचस्प या क्रियाशील? आंसर क्लियर क्लियर सी है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर के आंसर। कैसे बालक की चर्चा की जाएगी? क्रियाशील। यह भी बालक नौसिखिया बन सकता है। जैसे देखो, क्लास में बैठने पे अगर मुझे पढ़ना हो और मैं कभी कभी, कोई टीचर पढ़ाता रहता है और मैं खाली हूं, मुझे नहीं कुछ समझ में आता है, तो मैं एक कॉपी पेन उठाता हूं, जैसे हमेशा मेरे बैग में पड़ा रहता है, एक कॉपी पेन उठाता हूं, किसी क्लास में बैठ जाता हूं और वहां पे जो टीचर होता है पढ़ाने वाला अपने रो में पढ़ा रहा है और मैं एकदम सीरियस स्टूडेंट की तरह बैठ के पढ़ता हूं उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान जहां से मिले लपेट लो। तो ये चीजें क्या होती है कि एकदम नौसिखिया बन जाना, उत्तेजना मिल रही है उसी उत्तेजना का प्रयोग करना, क्रियाशील बन जाना, नौसिखिया बन जाना। जब हम ये मान के चलेंगे कि हमको बहुत कुछ आता है तो हमको कुछ नहीं आएगा। जब हम ये मान के बैठे क्लास में कि हमको कुछ नहीं आता है और जो पढ़ाया जा रहा है वही सारी चीजें हमें ज्ञान लेनी है, तो फिर उसके बाद से हमको सारी चीजें धीरे धीरे क्या होती है, आने लगती है, हमको समझ में आता है, विषयों का ज्ञान होता है और यही क्रियाशीलता है। इसी क्रियाशीलता की बात की जाती है, तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज का हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19वें शतक के अंत में किस दार्शनिक ने प्राणियों पर प्रयोग के नतीजे को अधिगम का नियम बनाया था? 19वें शतक के अंत में किस दार्शनिक ने प्राणियों पर प्रयोग के नतीजे से अधिगम का नियम बनाया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्राणियों पर प्रयोग के नतीजे से अधिगम का नियम बनाया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत है ये, बताइए कौन सा है? व्यवहारवाद का सिद्धांत है, बताइए कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है, बता दीजिए। व्यवहारवाद का नियम है ये। अब बात करेंगे हम किसकी? थांडाई की। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे। ठीक है, और इसने एक पुस्तक भी अपने लिखी थी, एनिमल साइकोलॉजी, और उसी एनिमल साइकोलॉजी का प्रयोग करके एडवर्ड लुइस थांडाइक ने अपना प्रयोग दिया था। इसलिए थांडाइक का सिद्धांत जो है सबसे पहले 1913 में आया था। 1920 में बाद में वॉटसन ने भी एक प्रयोग किया, अल्बर्ट नामक एक बच्चे पे प्रयोग किया था, सफेद चूहा दिखा के। ठीक है, जानडीवी का प्रयोग और हिलगार्ड का प्रयोग इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तत्परता का नियम, प्रयोग का नियम और परिणाम का नियम किस शिक्षाविद ने प्रस्तुत किया था? कौन सा दिया था उसमें? हिलगार्ड, थांडाइक, स्पेंसर और रूसो। तो कौन सा हो जाएगा? थांडाइक का नियम हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना इसमें? चलिए आगे बात करते हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा जल्दी करेंगे आज। अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? विलियम जेम्स। और इनके साथ कौन थे? टिचनर। इनके साथ कौन थे? टिचनर। ठीक है, विलियम जेम्स और टिचनर ने ही दिया था अनुभववाद, जिसे संरचनावाद के नाम से भी जाना जाता है, वही अनुभववाद का सिद्धांत है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बाकी लोग के बारे में जानते हैं, कोनोर, डीवी और जॉन लॉक।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि घर जाते समय कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान करते हैं तो एक कक्षा अध्यापिका होने के नाते जब आपको यह बात पता चलती है तो आप क्या करोगे? कि जैसे बस में जा रहे हैं बच्चे और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और जब आपको क्लास टीचर होने के नाते यह बात पता चलती है कि ये बच्चे, सारे बच्चे मिलकर एक बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वे बच्चे जो दूसरे बच्चे को परेशान करते हैं उन्हें दंडित करूंगी, बच्चों को सुरक्षित बिना किसी दर्द के उनके घर पहुंचवाने का जिम्मा लूंगी, परेशान करने वाले बच्चों को विद्यालय से निष्कासित करूंगी, उपरोक्त सभी। आंसर सीधा सीधा है, क्या करेंगे बताइए? फटाक से बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो करेंगे? कि उस बच्चे को सुरक्षित तथा बिना किसी दर्द के, बिना किसी समस्या के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, बाद में बाकी लोगों का जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले काम क्या करेंगे हम? कि उस बच्चे को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे, सुरक्षित घर पहुंच जाए वो। उसके बाद से इन बच्चों से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो प्रबंधन के जिम्मे होगी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उससे संबंधित जो भी कार्य करना चाहेगा स्कूल को पता करेंगे, उन बच्चों के गार्जियन को बुलाएंगे, उससे भी बात करेंगे, जैसा जो संभव हो सकेगा, ताकि आगे से किसी बच्चे को कोई परेशान न करे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा 16। किसी हद तक बच्चों, विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आजादी दी जानी चाहिए। देखिए, किस हद तक बच्चों को या विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आजादी देनी चाहिए? उस हद तक जब वो साधारण कक्षा कक्ष की समस्याओं का निवारण कर ले, जब वे टूर या शहर के बारे में निर्णय ले, उस हद तक जब वह निर्णय प्रधानाचार्य तथा कानून के मध्य आकर विवाद न उत्पन्न कर दे, तब तक क्या करना चाहिए? कहां तक समस्याओं के समाधान में बालकों की सहायता करनी चाहिए? कहां तक आजादी देनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? उस हद तक जब तक वो साधारण कक्षा का समस्या का समाधान कर ले या निवारण कर ले। तो बिल्कुल साधारण कक्षा समस्या होती है, जैसे बैठने को लेकर समस्या हो गई, कापी किसने हटाया इसकी समस्या हो गई, उस समस्या का वो समाधान कर ले रहा है, उसका उपयोग करेंगे, ये बात सही है। ठीक है, बच्चे आपस में मिलके और एक टूर या सैर बनाने का निर्णय लेते हैं और वो शिक्षक को बताते हैं कि सर हम टूर पे जाना चाहते हैं, और अगर संभव हो सके तो विद्यालय प्रशासन हमको टूर पे लेके जाए, तो ये भी अच्छी बात है। हम बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हैं और उनको टूर पर ले जाने के लिए उपयुक्त संसाधनों की उपयोगिता के आधार पर उनका प्रयोग भी करते हैं, उनको बताते हैं, उनके ज्ञान की बात करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, बालक उस हद तक जब तक उसका निर्णय प्रधानाचार्य तथा कानून के मध्य आकर विवाद न उत्पन्न कर दे, उस हद तक, यानी कि बालकों के निर्णय की बात जब हम करें, ठीक है, बालकों के निर्णय की बात करें तो बालकों का निर्णय किसी भी प्रकार से विवाद उत्पन्न करने का कार्य न हो। सारा निर्णय लीजिए, ठीक है, आपको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे लेकिन स्वच्छंदता प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदता हम इसलिए नहीं प्रदान करेंगे कि आपकी स्वच्छंदता कहीं हमारे स्वतंत्रता के लिए बाधक न बन जाए। ठीक, तो इसके लिए चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। हेलो, अभी मैं भेज देता हूँ। ठीक, चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना इसमें? कि यहां पे देख लीजिएगा, एक चीज कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य जो प्रिंसिपल और कानून के मध्य विवाद उत्पन्न न करता हो, वहां तक की बात सही है। अगर विवाद उत्पन्न करता है तो उनकी स्वतंत्रता पे क्या लगाया जाएगा? रोक लगा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वतंत्र है। तो तीनों ऑप्शन से होगा, उपरोक्त डी इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से अभिव्यक्ति होते हैं। कौन सी चीजें होती है? देखने, सुनने और उत्पादन के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। कौन सी? गैर मौखिक, मौखिक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। 17 का क्या हो जाएगा? कि देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से गैर मौखिक और मौखिक दोनों चीजें, देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से गैर मौखिक और मौखिक दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। ठीक, जैसे कि हम बात करें, हिंदी में एक कवि हैं बिहारी लाल, और बिहारी लाल की रचनाएं इसी पे आधारित है। अगर हम दूसरे एक व्यक्ति की बात करें,
कबीर, कबीर बहुत ही फेमस है। तो कबीर समाज के दोनों पक्षों को, सामाजिक आधार पर वो समाज की बात करते हैं कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला बागदे का बहिरा भया खुदाए। और वहीं वो हिंदुओं को भी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। यानी कि देखना, दोनों चीजें उन्होंने देखा, देखना सुनना, सुने भी, अजान सुना तभी तो सुन के बता रहे हैं, सुनना और उसका निष्पादन करना किस रूप में, मौखिक रूप में। और गैर मौखिक रूप में क्या किया, कबीर के शब्द में उसको लिख दिया गया तो गैर मौखिक हो गया, यानी लिखित रूप में हो गया। तो दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम बन रहे हैं, इस कारण हमारा आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया ये चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रकार जो चेतना पूर्वक योजनाबद्ध होता है, एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण के विधि के बिना होता है। शिक्षा का प्रकार जो चेतना पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण विधि के बिना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे मैंने क्लास में भी कराया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहेंगे? ऐसी शिक्षा जिसमें न कोई योजना हो, न कोई नियम हो, न कोई योजना हो, न कोई नियम हो, न कोई पाठ्यक्रम हो, न कोई शिक्षक हो, कोई शिक्षक नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन वो फिर भी शिक्षा दे रही है, जैसे सामाजिक शिक्षा। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहेंगे? पारिवारिक शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा ही क्या है? जो चेतनापूर्ण योजनाबद्ध होता है, समाज से ही हम सीखते हैं, तो चेतनापूर्ण योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण विधि के बिना होता है, जिसमें ना अध्ययन सूची होती है ना शिक्षण विधि होती है, फिर भी हम सीखते जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयु के बालक के लिए पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाषा सीखने पर जोर वाला होना चाहिए। किस आयु के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाषा सिखाने पर जोर देने वाला होना चाहिए? फटाक से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? इसके लिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, ECCE। ठीक है, ECCE बच्चों को किसके माध्यम से? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के माध्यम से ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें क्या आ जाएंगे? किस स्तर के बालक आ जाएंगे? जिनको भाषा सिखाने पर जोर दिया जाता है, किसी भी माध्यम से भाषा सिखाने पर जोर। और सब, मैथ हो, गणित हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब क्या है? चित्रात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 से 4 बार से अधिक, 3 से 4 वर्ष से अधिक के बालक। ऐसे बालकों को किसके माध्यम से? चित्रात्मक पुस्तकों के माध्यम से, TLM के माध्यम से इन बालकों को एक दूसरे के साथ जुड़े पाठ्यक्रम के अनुसार पर भाषा सिखाने पर जोर देना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है इस पर ध्यान देना, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना और दूसरे व्यक्ति के कहे हुए समझ सुनिश्चित करने के लिए पूर्वकथन कहना से संदर्भित है। अगर हम ये सोचें कि तुम क्या सोच रहे हो, तो हम क्यों सोचे कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या मतलब इससे कि कौन क्या सोच रहा है? देखो, जीवन को कई बार बहुत आनंदित होकर जीना चाहिए, बहुत आनंदित होकर। इसमें कभी इस चीज का 1% तनाव नहीं लेना चाहिए कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो फिर हम क्यों सोचे कि तुम क्या सोच रहे हो? हमारा काम है, हम करते रहेंगे। अपने जीवन को, अपने आनंद को कभी दूसरे के आधार पर तौलना नहीं चाहिए। हमारा काम है आनंदित रहना, हम आनंदित रहेंगे। जीवन में जो भी दशा दिशा आती है ना, हर समय में क्या होना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। कार्य करना है, कार्य करना है, हर कार्य का मजा लो, जियो, अपने तरीके से जियो, यही लाइफ है। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है इस पर ध्यान देना, स्पष्टीकरण पूछना। कौन क्या कहा, क्यों स्पष्टीकरण पूछा भाई? फिर भी स्पष्टीकरण पूछना और दूसरे व्यक्ति की कही हुई समझ को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व कथन कहना से संदर्भित है। यह किस प्रकार का संदर्भन है? किससे संदर्भित है? 20 नंबर क्वेश्चन है ये, किससे संदर्भित है ये? तो
जब हम दूसरे के प्रति क्या होंगे, सक्रिय रहेंगे कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, तभी तो हम जान पाएंगे। हम जब उसके बारे में बिंदास रहेंगे एकदम, तो हम क्यों परेशान होने जाए, क्यों? तो बहुत अधिक सक्रियता कि दूसरा क्या सोच रहा है इसके बारे में नहीं सुनना चाहिए। जैसे क्या होता है कि पास पड़ोस में जो दादी अम्मा टाइप के लोग होते हैं, वो फ्री के सीसीटीवी कैमरा है, उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि उनके घर पे क्या हो रहा है, उनको इस बात की चिंता होती है कि पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटी बड़ी हो गई है और उसकी शादी नहीं हो रही। हालांकि उसकी उम्र अभी 18 साल है, लेकिन उनको इसी बात की चिंता खाई जा रही है। वो दूसरों के बारे में ही ज्यादा चिंतित होते हैं, अपने बारे में चिंतित नहीं होते हैं कि उम्र की इस पड़ाव पे कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरे की चिंता ज्यादा होती है। फ्री टीवी, फ्री सीसीटीवी कैमरा वाले भी बहुत सक्रिय महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही सक्रिय महिलाएं। अपने घर से कोई मतलब नहीं, दूसरे के घर का चर्चा उनको हमेशा चाहिए। सत्संग के नाम पे कई बार वो क्या करती है, सत्संग कुछ देर करेंगे, बाकी पूरे मोहल्ले भर की हल्ला, पूरे मोहल्ले भर की चर्चा करती है। अरे फला की बहू आई है, ऐसी है वैसी है, इस तरीके से है। उसकी सास को मतलब हो या न मतलब हो, लेकिन ये मतलब करा देती है, झगड़ा करा देती है सास बहू में। तो ऐसे लोग बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, और यही क्या है, सक्रिय प्रकार का सुनना है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का एक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का एक सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का एक सिद्धांत नहीं है? सकारात्मक अंतर्निर्भरता अध्ययन का सिद्धांत है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अध्ययन का सिद्धांत है, व्युत्क्रमणीयता विकसित करना यह भी अध्ययन का सिद्धांत है, व्युत्क्रमणीय रूप से सीखना, बराबर स्थिति की अन्योन्य क्रिया यह अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसे अध्ययन, बराबर स्थिति की अन्योन्य क्रिया अध्ययन सिद्धांत में नहीं शामिल होता है। चलिए इसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे आगे अगले क्वेश्चन में एक बार और। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? कौन सी शिक्षा इसमें अनौपचारिक शिक्षा होगी? कौन सा कथन गलत है? इस पे ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कि अनौपचारिक शिक्षा से संबंध क्या है? यह एक निश्चित लक्ष्य है, गलत। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित लक्ष्य होता है? नहीं। यह एक संगठित संस्था शामिल होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ऐसी शिक्षा जहां न संस्था हो, न लक्ष्य हो, न उद्देश्य हो, न शिक्षक हो, न पाठ्यक्रम हो, उसी तो अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। न शिक्षण विधि हो, ठीक, तो इसमें एक निश्चित शिक्षण विधि है, यह भी गलत। यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, ये सही है। अनौपचारिक किसकी शिक्षा प्रदान करता है? अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, तो ये इससे संबंधित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? हालांकि इसके बारे में राहुल सर ही बेहतर बताते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी चर्चा करते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किससे संबंधित है? लिंग के आधार पर भेदभाव की बात को कमी करने से संबंधित है। किससे? 15(3) से। ये लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15(3) इससे संबंधित है। अनुच्छेद 16 किससे है? अवसर की समानता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। तो 14 से लेकर और 18 तक जो समानता का अधिकार दिया गया है, वह इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 15(3) किससे है? लैंगिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को अपने उस शिक्षार्थी पर गर्व होना चाहिए जो, एक शिक्षक को अपने उस शिक्षार्थी पर गर्व होना चाहिए जो, आप इतने लोग लाइव देख रहे हैं आज, मुझे इसी बात का गर्व है। ठीक है, तो हाँ, आप सफल होंगे तो गर्व और भी दोगुना हो जाएगा। देखो, माता पिता के बाद यदि आपकी सफलता पे सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न होगा ना, तो आपका शिक्षक, आपका दोस्त नहीं। उसको तो इस बात का गम होगा, अरे यार उसका तो हो गया, मेरा हुआ नहीं, अब उसकी शादी उससे हो जाएगी, मेरी तो नहीं हो पाएगी, उसे इसी बात का कष्ट होगा। ठीक, तो लेकिन आपकी सफलता पे आपका शिक्षक बहुत प्रसन्न होता है। तो शिक्षक किस पे गर्व करता है? शिक्षक गर्व करने की बात आएगी तो वो किस पे गर्व करेगा, इसकी बात करते हैं कि एक शिक्षक अपने उस शिक्षार्थी पर गर्व होना चाहिए जो जो क्या करे, अपने जीवन के आदर्शों को लेकर दृढ़ हो। यदि एक शिक्षक भर्ती होती है तो अपने विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत हो, अनैतिक
अनैतिकता का विरोध शांति से करे, उपरोक्त सभी। किससे होगा, किससे होगा बताओ? शिक्षक को शिक्षार्थी पर गर्व हो, यह कार्य शिक्षक का है, इसलिए यह तो नहीं होगा। पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि यदि शिक्षक भर्ती होती है तो अपने विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये मेरे ऊपर, मेरे लिए है ना, ये इस शिक्षार्थी के गर्व होने की बात तो है नहीं, ये मेरे लिए बात है, तो बी तो नहीं होगा। अनैतिकता का विरोध शांति से करे, अनैतिकता का विरोध शांति से करे, यह भी हो सकता है, लेकिन यह इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि अपने जीवन के आदर्शों को लेकर दृढ़ हो। और ये चीजें सही है, जो बालक अपने जीवन के आदर्शों को लेकर दृढ़ होता है उस पर शिक्षक को भी गर्व होता है, उस पर शिक्षक को भी गर्व होता है। जीवन में जिसने भी अपने आदर्शों को लेकर जो भी दृढ़ रहा है, जैसे कि एक बार पांडव सारे भोजन कर रहे थे और अचानक मसाल बुझ गई, दिया जो था वो बुझ गया, अंधेरा था, सभी शांत हो गए थे, लेकिन भीम उसी में खाए जा रहे थे। अर्जुन ने देखा तो कहा कि ये क्या कर रहे हैं, आपका हाथ कैसे पता चल रहा है कि मुंह कहां पे है? उसने कहा कि जब आपका लक्ष्य केंद्रित हो तो फिर अंधेरे उजाले का कोई मतलब नहीं। और अर्जुन तुम मुझे टोको मत, भीम खाने में तेज थे। अब ये बात अर्जुन को लगी और वो रात के अंधेरे में चांद के उजाले में गया और जो लक्ष्य बना था लक्ष्य बांध के और तीर मारने लगा उसी पर। उसी समय ब्रह्मवेला में गुरु द्रोणाचार्य आए और गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास कर, ये लक्ष्य और अंधेरे में तीर मुझे पता चल तो। और उसी समय में उन्होंने शब्दभेदी बाण भी चलाना उसको सिखाया। तो देखिए, जब छात्र तत्पर होता है तो शिक्षक भी तत्पर होता है। छात्र का दृढ़ होना शिक्षक के लिए सबसे गर्व का विषय होता है। ठीक है, इसी कारण आपका ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुक्त स्कूली पद्धति को लेकर आपके विचार क्या है? ओपन एजुकेशन की बात की जा रही है, मुक्त स्कूली पद्धति को लेकर आपके विचार क्या है? आपके विचार क्या है? यह शिक्षा का विस्तार का अच्छा स्रोत है, सही बात है, शिक्षा के विस्तार का अच्छा स्रोत है। यह उन विद्यार्थियों को शिक्षा लेने का मौका देता है जिन्हें किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ती है, यह भी सही है। घर बैठे ही अध्ययन सामग्री मिल जाती है, सिर्फ यही कार्य क्या मुक्त विश्वविद्यालय का? तो इसको आप सही नहीं बता सकते हैं, आपका ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, ए और बी दोनों होंगे। घर बैठे अध्ययन सामग्रियां मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से आप मार्केट से खरीद के लेके चलिए, घर बैठे अध्ययन सामग्री मिल जाएगी आपको, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। यहाँ पे मुफ्त स्कूली शिक्षा है कि जो विद्यार्थी शिक्षा का मौका देता है जिन्हें किसी कारणवश अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी है, और ये शिक्षा के विस्तार का अच्छा स्रोत भी है, ताकि ऐसे स्थान जहां पे शिक्षा का विस्तार नहीं है वहां पे लोग इसका प्रयोग कर सके। ऐसे लोग जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वह भी मुक्त शिक्षा का प्रयोग करके प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इग्नू, राजर्षि टंडन, इनका प्रयोग करके डिग्रियां प्राप्त करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना, तो यह बेहतर एक चीज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालयी पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को जोड़ने का लाभ क्या है? जनसंख्या शिक्षा, देखो आजादी के बाद हमने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन आजादी के लगभग 40-50 वर्ष तक हमने एक काम खूब किया, जनसंख्या वृद्धि, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। और अगर अब भी नियंत्रण नहीं हुआ, खुदा की नेमत मान के और चल रहा है, तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो जाए। तो जनसंख्या शिक्षा को, इसलिए शिक्षा में दो चीजें अगर मेरा माना जाए तो मैं दो चीज की बात करूंगा शिक्षा में, एक जनसंख्या शिक्षा, और जनसंख्या शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य सेक्स एजुकेशन। ये दोनों चीजें शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़नी चाहिए, और जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी ना तो शिक्षा का स्तर स्वतः ऊपर होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण तभी हो पाएगा। हम उसके एक बुरे प्रभाव को नहीं देखते हैं जिसका परिणाम ये होता है। तो जनसंख्या शिक्षा को शिक्षा में जोड़ने का क्या लाभ है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों को जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण हुई समस्याओं के बारे में सूचना दी जा सके, बिल्कुल सही है। इस शिक्षा के कारण विद्यार्थी अपने परिवारों को खुश रख सकते हैं, यह भी सही है। लोग कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो परिवार में समस्याएं नहीं होंगी। अब एक ही माता पिता एक है, पता चला 11 संतानें हैं, आय है नहीं उतना तो खर्च कहां से होगा?
तो हमेशा बदहाली रहेगी, समस्याएं रहेंगी। और कम संतान सुखी इंसान, तो ये एक चीज बहुत जरूरी होता है खुश रखने के लिए। ठीक। तीसरा है विद्यार्थियों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पता चल जाएगा। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या क्या नियंत्रण की चीजें हैं, किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इसका उपयोग भी किया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन हमारा यही, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, बहुत अच्छे। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने वाली संभावना सर्वाधिक है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। इससे पहले उनके खानदान में कोई पढ़ने नहीं गया था, कई पुस्तों में कोई पढ़ाई नहीं की थी, वो पहले बच्चे हैं जो विद्यालय आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए आपके द्वारा किए जाने वाली संभावना सबसे अधिक किसमें है। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और वह अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। माता पिता को बुलाएंगे, अपने बच्चों को ट्यूशन लगाने को नम्रता पूर्वक कहेंगे। कक्षा गतिविधियों, समय और गृह कार्य के लिए उन्हें सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। क्लियर क्लियर सी बात है, सुंदर पेडागोजी है ये, कि आप बता देंगे कि आप क्या करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कक्षा गतिविधियों के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें सहायता सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। और उन्हें ज्यादा परिश्रम करने के लिए कहेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, तीसरा या सी। क्लियर है ये बात, क्लियर है ना। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बुद्धि का बल देता है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करता है। तो किस पर बल देता है ये, 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता है। और इसी को इसने क्या कहा था, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा था। बहुबुद्धि सिद्धांत, उसने कहा प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं। प्रारंभ में उसने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बाद में उसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। ठीक है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है, किससे प्रभावित है वो, वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे वह प्रभावित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किससे वह प्रभावित है, किससे प्रभावित है वो, अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। किससे प्रभावित है वो, वह प्रभावित है किससे, बताइए जल्दी फटाक से। विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वो किससे प्रभावित हो जाएगी, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। जहां नैतिक निर्णय और नैतिक दुविधा के बीच में बालक को नैतिक निर्णय लेना सिखाएगी, इसी से अधिगम की प्रक्रिया होगी। एक पक्ष में अधिगम का विकास होगा तो बाकी पक्ष में अधिगम विकसित होता जाएगा। आदर्शों का निर्माण होगा, नैतिक मूल्य का निर्माण होगा, एक अच्छे नागरिक बनने की विविधता विकसित होगी। तो यही कारण होगा। ठीक है। बाकी इसी में सारी चीजें समाहित हो जाएगी, संज्ञान विकास भी समाहित हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी समाहित हो जाएगा। और ये बहुबुद्धि प्रक्रिया है, तो बुद्धि क्या है, आनुवंशिक चीजों से प्रभावित होती है, तो इस कारण यह नहीं होगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक होने के नाते आप किस तरह के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, बताओ भाई। एक शिक्षक होने के नाते आप किस तरह के विद्यार्थियों को ज्यादा पसंद करेंगे, वह जो आज्ञाकारी हो, वह जो सक्रिय तथा मेहनती हो, वह जो शांति प्रिय हो, वह जो अपना गृह कार्य करके विद्यालय आए। किस प्रकार के कार्यों को पसंद करेंगे। ठीक है। किस प्रकार के विद्यार्थियों को प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के विद्यार्थियों को पसंद करेंगे ज्यादा। अपनी अपनी पसंद क्लियर है। देखिए मेरा तो पसंद यही है, जो सक्रिय हो और मेहनती हो तथा रेगुलर हो, सक्रिय हो, मेहनती हो और रेगुलर हो।
ठीक है। कंटिन्यूटी जिसमें लगातार हो, मेहनती हो और हार्डवर्किंग हो और सक्रिय हो, पढ़ने में सक्रियता दिखाए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ और कर रहा है, ठीक, कि वीडियो चल रहा है, उस वीडियो में क्या कर रहा है, तब तक उसका मैसेज आ गया तो खेल रहा है, फिर मैसेज मैसेज, पढ़ाई गई भाड़ में। ऐसा नहीं, पढ़ाई के प्रति सक्रियता हो। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बी, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी हो सकता है कि जो प्रतिदिन अपना गृह कार्य करके आए, तो सक्रिय होगा तो गृह कार्य करेगा ही, तो सक्रिय होगा तो गृह कार्य करेगा, लेकिन सक्रिय हो, मेहनती और कंटिन्यूटी हो जिसमें, वो चीजें जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 31 नंबर। बालकों को स्कूल में लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली का अवसर देना चाहिए। किस प्रकार का लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली के का अवसर प्रदान करना चाहिए? 31 नंबर प्रश्न देखिएगा। लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली का अनुभव प्रदान करना चाहिए, अनुभव। इसीलिए बाल सभा आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि बालक क्या कर सके, अनुभव प्राप्त कर सके, अनुभव प्राप्त कर सके। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पद्धति से विद्यार्थी सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी सीखता है? किस पद्धति से विद्यार्थी सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी सीखता है? देखकर, पढ़कर, सुनकर, अपने आप करके, कौन सा विधि हो जाएगा? फटाक से बताइए, 32 नंबर क्वेश्चन है ये, फटाक से बताइए किसके द्वारा? अपने आप करके सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी सीखता है, किसके द्वारा? अपने आप करके। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपने आप करके। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी प्रति घंटा 2 मिनट पीछे हो जाती है, इससे क्या प्रदर्शित होता है? वो विश्वसनीय है, वैध है या नहीं? एक घड़ी है जो प्रति घंटा 2 मिनट पीछे हो जाती है, इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे क्या प्रदर्शित होता है कि वह घड़ी वैध है पर विश्वसनीय नहीं है। घड़ी का काम क्या है, टाइम बताना। तो घड़ी है तो टाइम बता रही है, वैधता तो है, लेकिन वह घड़ी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक घंटे में क्या हो रही है, 2 मिनट पीछे हो जा रही है, तो विश्वसनीयता उसकी नहीं मानी जाएगी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, घड़ी वैध है परंतु विश्वसनीय नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर। पाठ की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस चीज पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पाठ योजना का निर्माण करते हुए शिक्षक को किस चीज पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? फटाक से बताइए, 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण अधिगम रणनीति का चयन, शिक्षण अधिगम गतिविधियों और अधिगम के अनुभवों का चयन करना। देखिए, अधिगम का उद्देश्य तो केंद्रित है, उसी उद्देश्य के अंतर्गत तो योजना बनी जा रही है, तो उद्देश्य तो केंद्रित है, इस कारण यह नहीं होगा। शिक्षण अधिगम की रणनीति का चयन, किस रणनीति के अंतर्गत क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, यह सही होगा। शिक्षण अधिगम गतिविधि और अधिगम के अनुभवों का चयन करना, यह भी सही होगा। तो दूसरा और तीसरा सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, चौथा। दूसरा और तीसरा में चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक अधिगम चक्र का प्रारंभिक चरण है? अनुभवात्मक अधिगम चरण का प्रारंभिक चरण कौन सा है? 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अनुभवात्मक अधिगम चरण का प्रारंभिक चरण है, ठीक, तो इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, यह प्रकाशन या पहला प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण कहलाता है, ठीक। इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वो सामने प्रेजेंट होता है और उससे हम अनुभव की प्राप्ति करते हैं। तो पहला तथ्य होता है प्रकाशन, उसके बाद दूसरा तथ्य, ये पहला है, दूसरा होता है प्रसंस्करण, तीसरा होता है उसका सामान्यीकरण और चौथा होता है उससे अनुभव की प्राप्ति। तो पहला प्रकाशन, दूसरा प्रसंस्करण, तीसरा सामान्यीकरण और चौथा अनुभव। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसका उपयोग बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है? रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है? अन्वेषण करना, एनालिसिस करना, ठीक है,
अन्वेषण करना, विश्लेषण, सॉरी एनालिसिस नहीं, अन्वेषण करना, यानी कि किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व अन्वेषण करना। एकाधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक उपयोगकर्ता, यह भी सही है। अनुप्रास, बार बार एक ही चीजों का क्या करना, अनुप्रास, बार बार एक ही चीजों को रिपीट करना, तो रिपीट नहीं आता है किसमें, रचनात्मकता में, तो यह नहीं होगा। और चौथा, रटकर सीखना, तो यह भी नहीं होगा, रटकर सीखना यह भी नहीं होगा। अन्वेषण, एकाधिक उपयोग, अनुप्रास और रटकर सीखना, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, दो ऑप्शन ही होंगे आपके, यानी अन्वेषण करना, एकाधिक उपयोग करता कि अधिक से अधिक उपयोग करना, इसी के द्वारा रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या है, ऑप्शन में आपके दे रहा है एक दो तीन, दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक तीन चार, इसमें ऑप्शन में सिर्फ एक और दो होगा। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ये नहीं होगा। जो भी हो, जो भी हो, इस क्वेश्चन को फिर मैं देख लूंगा बाद में। इसमें ऑप्शन यही सही होना चाहिए, ये। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो रुकना नहीं चाहिए, हो सकता है कि बीच में एक दो क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, लेकिन उससे रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना काम है, करते रहना, करते रहना। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधियों, शिक्षण विधियों को पूछताछ विधि के नाम से भी जाना जाता है। पूछताछ विधि, शिक्षण विधियों को पूछताछ विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि को पूछताछ विधि के नाम से जाना जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस विधि को पूछताछ विधि के नाम से भी जाना जाता है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि और आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि। किस विधि को कहेंगे आप कि पूछताछ विधि भी है? पूछताछ विधि, पूछताछ विधि कौन सी विधि है? पूछताछ विधि कौन सा हो जाएगा ये? 37 नंबर देखिएगा, समस्या और समाधान, यानी कि पूछ और ताछ। समझ में आ रहा है कि पूछना, समस्या के बारे में जानना और उसका निदान करना, यही क्या है, समस्या समाधान विधि हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवलोकनात्मक अधिगम में शामिल है? बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवलोकनात्मक अधिगम में शामिल है? ध्यान प्रक्रिया, स्मृति प्रक्रिया, प्रेरक प्रक्रिया और पुनर्निर्माण प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले किसी विषय वस्तु पर ध्यान देना, उसे स्मृति में धारण करना, फिर उससे प्रेरणा प्राप्त करना और पुनः उसका निर्माण करना। ABCD चारों हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेंडूरा के बेबी डॉल थियरी से लिया गया है, तो यह चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रयुक्त होने वाली श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? क्या नहीं है? CD प्लेयर, रेडियो प्लेयर, मॉडल और कैसेट। क्या नहीं होगा इसमें? CD प्लेयर, रेडियो प्रसारण, मॉडल और कैसेट। मॉडल जो होगा यह दृश्य अधिगम से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? दृश्य सामग्री से संबंधित होगा, दृश्य सामग्री से संबंधित होगा। और बाकी तीनों है, यह श्रवण सामग्री से, श्रव्य सामग्री से संबंधित है। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा किए जाने वाला कर्तव्य नहीं है? निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम करना, माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित भेंट करना, स्कूलों में जाने के लिए नियमितता और समय का पाबंदी बनाए रखना, बच्चों के लिए उपहार लाना। क्या नहीं होगा इसमें? 40 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या नहीं होगा। स्कूलों में जाने के लिए नियमितता और समय की पाबंदी को बनाए रखना, और बच्चों के लिए उपहार लाना, माता पिता और अभिभावकों के साथ निश्चित भेंट करना, निर्धारित समय के भीतर पाठ्यक्रम को पूरा करना। क्या नहीं होगा इसमें? क्या नहीं होगा? किसका उपयोग नहीं किया जाएगा? तो इसमें यह बच्चों के लिए उपहार लाना, बार बार हमेशा उपहार लेके आना, यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी उपहार लेके आ सकते हैं, किस चीज के लिए? वो भी अधिकतर शिक्षक को किस प्रकार का पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए? मौखिक पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले कौशल हैं? कौन से सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले कौशल हैं? कौन से? प्रश्न पूछने में कौशल होना चाहिए, विषय को पेश करने में कौशल यह भी होना चाहिए, गैर मौखिक संकेतों में कौशल, गैर मौखिक रूप से अगर कोई बच्चा कोई संकेत कर रहा है तो उसे भी समझना, और व्याख्यान में कौशल, यानी 1 2 3 4 तीनों होगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अधिगम केंद्रित उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अधिगम केंद्रित उपागम अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा इसमें 42 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण और अधिगम वातावरण का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह व्यक्तिगत और अंतःव्यक्तिक पूछताछ के माध्यम से अर्थ तथा विषय वस्तु के अन्वेषण को सुगम बनाता है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है कि यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण तथा अधिगम वातावरण पक्ष का समर्थन रखता है, अधिगम केंद्रित उपागम सही है। यह व्यक्तिगत तथा अंतःव्यक्तिक पूछताछ के माध्यम से अर्थ विषय वस्तु के अन्वेषण को सुगम करता है, यह भी सही है। वनली 1 वनली 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1 और नॉट 2, नाइदर 1 नॉर 2, ये तीसरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, बोथ 1 and 2 दोनों हो जाएगा ये। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का अधिगम आवश्यक है, क्यों शिक्षक के लिए अधिगम आवश्यक है? क्यों? शिक्षक विषय कौशल हासिल कर सकता है, शिक्षण कौशल को बढ़ाया जा सकता है, शिक्षक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है, शिक्षक का व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा कि शिक्षक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चलिएगा, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है? आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 44 नंबर का 44 नंबर का आंसर देखिए, यह क्या है कि आत्म प्राप्ति की आवश्यकता, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है? तो जहां पे हम बात किसी कर रहे हैं कि आवश्यकताओं को पूर्ण करने और पाठ्यक्रम उद्देश्य के लिए एक दृष्टिकोण विषय क्षेत्र, और दृष्टिकोण विषय क्षेत्र क्या है? प्रबंधकीय प्रणाली दृष्टिकोण, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यक्रम बाधा क्या है? व्हाट इज ए करिकुलम बैरियर्स? पाठ्यक्रम बाधा क्या है? किसे पाठ्यक्रम बाधा कहते हैं? क्या होगा पाठ्यक्रम बाधा, बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यक्रम बाधा क्या है? भाषा व्यवधान, छात्रों की रुचियां, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, या लक्ष्य उद्देश्यों की उपलब्धि की कमी? लक्ष्य उद्देश्यों की उपलब्धि की कमी। क्या होगा? लक्ष्य उद्देश्यों की उपलब्धि की कमी, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, लक्ष्य उद्देश्यों की उपलब्धि की कमी। आज के इस सेशन में बस यहीं तक हम लोग बात करेंगे, आगे के सेशन में मैं कल आपसे फिर जुड़ूंगा, और अगर आपको अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आगे के सेशन में ऐसा नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।